अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली जहाँ तक हमने अपनी डिस्कशन एंड की थी वो था बफर सॉल्यूशंस, और उसके आगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स एंड पीएच मेट्री। तो हमें ये पता है कि सॉल्यूशन आइदर हमारे पास एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो सॉल्यूशन की नेचर का पता लगाने के लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं। एक है इंडिकेटर्स, या तो हम यूज़ कर सकते हैं पीएच मीटर। अब इंडिकेटर्स वाला जो मेथड है ये बहुत ही कन्वेंशनल है और इजी गोइंग है। लेबॉरेटरीज़ में, स्कूल्स, कॉलेजेस में यही मेथड यूज़ होता है। और पीएच मीट्री का ज़्यादा साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल मेथड है और ज़्यादा एक्यूरेट भी है। स्पेसिफिकली दोनों मेथड्स एक्यूरेट हैं। इंडिकेटर्स जो हैं वो कलरलेस सॉल्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं और आप इनको कलरफुल सॉल्यूशन पे नहीं यूज़ कर सकते। और पीएच मीटर जो होते हैं वो कलरफुल सॉल्यूशन के लिए मोर स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप कलरलेस सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इंडिकेटर्स को हम कलरफुल सॉल्यूशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए कलरफुल सॉल्यूशंस के लिए हमें पीएच मीटर की ज़रूरत पड़ती है। पीएच मीटर में हम कलरफुल या फिर कलरलेस दोनों सॉल्यूशन जो हैं उनसे हम उनकी पीएच जो है वो पता लगा सकते हैं कि इधर जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी नेचर क्या है, वो नेचर में एसिडिक है या फिर बेसिक है। लेकिन इंडिकेटर से आप कलरफुल सॉल्यूशंस का पता नहीं लगा सकते, उनकी नेचर का पता नहीं लगा सकते, और ये रीज़न हम स्टडी करेंगे कैसा क्यों होता है। स्पेसिफिकली जो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स हम कहते किसको हैं। इंडिकेटर्स या तो वीक एसिड होते हैं या तो वीक बेस होते हैं। ये इनका फीचर है, ठीक है। जो आप एक चीज़ के करैक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं, ये मैं आपको वो बता रही हूँ कि इंडिकेटर्स या तो खुद वीक एसिड होंगे या तो वो वीक बेस होंगे। और हमेशा ये बात याद रखनी है कि इंडिकेटर्स के हमेशा टू कलर्स होंगे, टू डिफरेंट कलर्स। एक अनआयनाइज्ड फॉर्म में उसका कलर होगा और एक आयनाइज्ड फॉर्म में उसका कलर होगा। अनआयनाइज्ड फॉर्म में उसका डिफरेंट कलर होगा, और जब वो खुद को आयनाइज करेगा तो उसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, वो ये है कि हमारे पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फिनोल्फ्थलीन। अब इस इंडिकेटर में क्या होता है कि इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। ये कलरलेस टू रेड होता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसी तरह बहुत सारे और भी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपना कलर्स जो होते हैं वो चेंज करते हैं। हमें उनके कलर स्कीम्स नहीं पढ़ना, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि हमें समझना है कि हाउ डज़ एन इंडिकेटर वर्क्स। तो बेसिकली हमने पढ़ा कि इंडिकेटर्स या तो वीक एसिड होंगे और या तो वीक बेस होंगे। तो लेट्स से हम एक वीक एसिड ले लेते हैं एज एन इंडिकेटर। हमारे पास एक वीक एसिड आ गया एज एन इंडिकेटर। जब भी आपको इंडिकेटर लोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि इसका आयनाइज्ड फॉर्म में कलर क्या है और इसका अनआयनाइज्ड फॉर्म में कलर क्या है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने कोई भी एक वीक एसिड लिया, हम वीक बेस भी ले सकते थे लेकिन यहाँ पे हमने वीक एसिड लिया और उसका कलर अनआयनाइज्ड फॉर्म में ब्लू है और आयनाइज्ड फॉर्म में रेड है। तो ये हमें पता चल गया कि कोई भी हमने वीक एसिड लिया जिसका कलर अनआयनाइज्ड फॉर्म में ब्लू होगा और आयनाइज्ड फॉर्म में उसका कलर रेड होगा। अब हाउ डज दिस वर्क। जब आप इसके अंदर कोई भी एसिड ऐड करोगे तो ये जो वीक एसिड है ये अनआयनाइज्ड ही रहेगा और इसका कलर ब्लू ही रहेगा। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब भी आप एक वीक एसिड ले रहे हो जो आपके पास, ये आपके पास क्या है, इंडिकेटर।
आपका इंडिकेटर क्या है? एक वीक एसिड। आप इसके अंदर जब भी कोई एसिड डालोगे, वो जो वीक एसिड है वो अनआयनाइज्ड ही रहेगा और उसका कलर ब्लू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें पता चल गया कि जो सब्सटेंस आपने ऐड किया है वो एसिड है। हमें नहीं पता था कि ये एसिड है, बस हमें किसी ने कोई सोल्यूशन दिया और उन्होंने कहा कि टेल अस कि वेदर दिस सोल्यूशन इज़ एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो आपने कहा ठीक है, आपने वीक एसिड लिया, आपको उसके 2 कलर्स पता है, इस सोल्यूशन को आपने ऐड किया। अगर तो कलर चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो बेस है, लेकिन अगर वो अनआयनाइज्ड रहता है तो इसका मतलब वो ब्लू है। अब जब आप उसके अंदर एसिड के अंदर एक एसिड डाल रहे हो तो क्या होगा कि एसिड अपने आप को आयनाइज नहीं करेगा, वो अनआयनाइज्ड ही रहेगा। ठीक है। अब हमारे ज़हन में ये सवाल आता है कि वो अनआयनाइज्ड क्यों रहेगा। देखो, आप जब पानी के अंदर पानी डालते हो तो पानी टूट तो नहीं जाता ना। आपको किसी एक चीज़ में कोई ऐसी चीज़ डालनी है कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उसकी आपस की बॉन्डिंग तोड़ सके। अब जब आप एसिड के अंदर एसिड डाल रहे हो तो वो आयनाइज क्यों होगा? जब उसको कोई एक स्टिमुलस होता है, बॉन्डिंग ब्रेक होती है, एक दूसरा एसिड आके दूसरे एसिड की बॉन्डिंग ब्रेक नहीं कर सकता। सबसे सिंपल एग्जांपल वाटर है। आप पानी में पानी डाल दोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे, नहीं, वो आपस में बॉन्ड ज़रूर बनाएंगे लेकिन वो डिसोसिएट कभी नहीं होंगे, वो आयनाइज अपने आप को कभी नहीं करेंगे और हमारे पास कलर ब्लू ही रहेगा। अब फोर्स से हम इसके अंदर बेस डालते हैं। बेस आके क्या करेगी? इस एसिड को आयनाइज करेगी। जब ये एसिड, जो कि हमारे पास इंडिकेटर है, ये आयनाइज होगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जो सोल्यूशन हमें दिया गया था वो बेस था। दिस इज़ हाउ द इंडिकेटर्स वर्क। इंडिकेटर्स, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, आई होप समझ आ रही होगी। इंडिकेटर्स के 2 डिफरेंट कलर्स होते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में अलग, अनआयनाइज्ड फॉर्म में अलग। हमें पता होता है कि आयनाइज्ड फॉर्म में इसका ये कलर होगा और अनआयनाइज्ड फॉर्म में इसका ये कलर होगा। अब अगर हमें कोई भी एक सोल्यूशन दे दे और उससे हमें कहे कि बताएं कि ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है नेचर में, तो हम इसी बात से अंदाज़ा लगाएंगे कि अगर तो उसका कलर ब्लू ही रहता है, जैसे कि इस एग्जांपल में, तो मतलब वो अनआयनाइज्ड रहा और इसका मतलब ये है कि वो एसिड है। एसिड एसिड अनआयनाइज्ड। और अगर उसका कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब जो चीज़ आपने डाली थी वो बेसिक थी नेचर में। कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको क्लैरिफाई करने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ। अब एज एन इंडिकेटर इस बार हम लेते हैं एक वीक बेस। एक वीक बेस हमारे पास एज एन इंडिकेटर आ गई। अब हम फिर से एग्जांपल यही लेते हैं कि अनआयनाइज्ड फॉर्म में इसका कलर जो होगा वो होगा पर्पल। फॉर से ये एग्जांपल बुक में नहीं है, ये खुद ही से मैं फैब्रिकेट कर रही हूँ। और एक आयनाइज्ड फॉर्म में इसका कलर होगा येलो। अब हमारे पास एक सोल्यूशन है, फॉर से उसका नाम है सोल्यूशन एक्स। ये हमें किसी ने दिया और उसने कहा कि बताइए ये सोल्यूशन का नेचर क्या है, आइदर वो एसिडिक है या वो बेसिक है। तो अब हमें इसी बात का ख्याल रखना है, ये सोल्यूशन जब हम इसमें से ऐड करेंगे अगर तो इसका कलर पर्पल ही रहता है तो इसका मतलब ये है कि वो बेस है। क्योंकि अगर आप बेस में बेस डालोगे, इस बार हमने वीक बेस ली है, बेस में बेस डालोगे तो चीज़ जो होगी वो अनआयनाइज्ड ही रहेगी और कलर चेंज नहीं होगा, कलर पर्पल ही रहेगा। और अगर उसका कलर येलो हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एसिड था, क्योंकि अगर आप बेस में एसिड डालोगे तो उसका कलर क्या होगा? चेंज होगा। तो हमेशा ये बात याद रखनी है
कि इंडिकेटर के दो कलर्स होंगे। इंडिकेटर्स वीक एसिड हो सकता है या फिर एक वीक बेस हो सकता है। तो अगर वीक एसिड तब कलर चेंज कर होगा जब इसके अंदर कोई बेस ऐड करोगे, तब इसका कलर चेंज होगा। अगर सिंपल सी बात यह है कि हमने वैसे ही पकड़ लेना है, अगर इसका कलर चेंज हो रहा है तो चलो जी ये तो बेस होगा, और अगर बेस हमें दी हुई है इसका कलर चेंज होगा तो ये क्या होगा, एसिड होगा। तो इंडिकेटर्स इस तरह वर्क करते हैं, या तो हम वीक एसिड लेंगे या वीक बेस लेंगे, उसके दो डिस्टिंक्ट कलर्स होंगे अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड फॉर्म में। सबसे सिंपल तरीका पता लगाने का ये है कि अगर आपके पास एक इंडिकेटर है तो आपको पता होगा कि ये जो मैं इंडिकेटर एज ए यूज़ कर रही हूँ वो एक वीक एसिड है। अगर इसका जैसे ही कलर चेंज होगा इसका मतलब ये कि बेस है। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो आपने जो चीज़ डाली है वो एसिड है। और अगर आप एक वीक बेस ले रहे हो तो अगर आप उसके अंदर उसका जैसे ही कलर चेंज होगा आपको पता चल जाएगा वो एसिड है, कि आपने कोई चीज़ जो अंदर डाली है वो एसिडिक थी नेचर में। अगर कलर चेंज नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो चीज़ आपने डाली वो बेसिक थी नेचर में। मूविंग ऑन, जो दूसरा हमारे पास मेथड है सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करने के लिए, वो हमारे पास है पीएच मीटर। पीएच मीटर कलरलेस सॉल्यूशन में यूज़ होता है, और आप इसे कलरफुल सॉल्यूशंस को भी मेजर कर सकते हो, लेकिन हमें सोचने वाली बात है कि हम इतना ज़्यादा कुछ क्यों करें जब हम कलरलेस सॉल्यूशन को इतनी आसानी से इंडिकेटर्स के ज़रिए, सिर्फ हमने इंडिकेटर डालना और अंदर एसिड डालना और हमें पता चल जाएगा कि वो एसिड है या बेस है नेचर में, कि हम उसके लिए इतना ज़्यादा कुछ क्यों करें। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अगर हमारे पास कलरलेस कोई चीज़ हो, सॉल्यूशन हो, तब हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। सॉरी, कलरफुल गलत बोल दिया। पीएच मीटर के लिए हमें कलरफुल सॉल्यूशन जो होंगे वो यूज़ करने पड़ेंगे। पीएच मीटर में हमेशा हम कलरफुल सॉल्यूशन यूज़ करेंगे और इंडिकेटर में कलरलेस। मूविंग ऑन, डायग्राम में इसकी ड्रॉ नहीं करूँगी, इधर से एक्सप्लेन करती हूँ। पीएच मीटर में क्या होता है, आप यहाँ पे एक ये ग्लास बल्ब लेते हो, ठीक है। इस ग्लास बल्ब के अंदर HCl होगा 0.1 मोल सॉल्यूशन। आपके पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक ये और एक ये। एक ये इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है। इधर यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये किस चीज़ का है, मरकरी का। मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड, और इसको डिज़ोल्व किया जाता है KCl में। ये हमारे पास ऐसा रेफरेंस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इधर हमारे पास HCl होता है। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। जिस चीज़ की पीएच हमने पता लगानी होती है उसको हम इस बड़े वाले टब में रखते हैं, ठीक है। और इसके और इसके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेट होता है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे सेट होता है, अब देखो यहाँ पे आपने HCl डाला हुआ है। अगर आप इसके अंदर एक ये अननोन सोल्यूशन है, हमें नहीं पता कि ये सोल्यूशन आइदर कि इसकी नेचर क्या है, हमें नहीं पता कि ये सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आप सोचो कि यहाँ पे हम एसिड डालेंगे, अंदर भी एसिड है बाहर भी एसिड है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये जा रहा है, ठीक है। अब आप ये देखो कि बाहर भी एसिड है। आपको वैसे ही आपको ये सोल्यूशन नहीं पता, मैं फिर एक्सप्लेन कर लूँ। बाहर भी एसिड है और अंदर भी एसिड है, तो क्या होगा, ये हमारे पास ये जो होता है ना, ये पोटेंशियोमीटर होता है। पोटेंशियोमीटर का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। अच्छा जी, अगर बाहर भी एसिड है अंदर भी एसिड है तो यहाँ पे कोई भी आयनाइजेशन नहीं होगी। अनआयनाइज्ड, ये सारी चीज़ें अनआयनाइज्ड ही रहेंगी,
ठीक है। जब ये सारी चीज़ें अनआयनाइज्ड रहेंगी तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल नहीं करेगा, यहाँ पे कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगी, यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज आएगी। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन था जिसका हमने नेचर मालूम करनी थी वो एसिडिक था नेचर में, इसलिए ऐसा हुआ। अगर ये सोल्यूशन जो हम ऐड कर रहे हैं आउटसाइड पे वो बेस होता है नेचर में, तो क्या होगा, आयनाइजेशन होगी। ये चीज़ आयनाइजेशन होगी, आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगी। पोटेंशियल मीटर कब कोई चीज़ उसके अंदर फ्लक्चुएशन होगी, जब वोल्टेज जनरेट होगी, जब आयनाइजेशन होगी, ठीक है। वही इंडिकेटर्स वाला फिनोमिना है, सिर्फ ज़्यादा डिटेल्ड है, इसके अंदर ऑपरेटर्स हैं, बाकी सब कुछ वही सेम टू सेम है। तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर तो आप बाहर बेस ही डाल रहे हो, अंदर हमेशा आपके पास HCl ही होता है। अगर तो वहाँ पे वोल्टेज जनरेट हो रही है यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे, इसका मतलब ये है कि ये जो अननोन सोल्यूशन है ये बेसिक है नेचर में। अगर ये बेसिक था, इसी वजह से आयनाइजेशन हुई है और चीज़ों ने ट्रैवल किया है। अगर तो आप इधर कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि इसकी नेचर जो थी, जो सोल्यूशन आपने ऐड किया, जो अननोन सोल्यूशन थी जिसका नेचर हमने मालूम करना था, वो एसिड ही था, जिसकी वजह से आयनाइजेशन नहीं हुई, और आयनाइजेशन जब नहीं हुई तो वहाँ पे कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं हुई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हेंडरसन-हाजलबेल्च इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इस इक्वेशन को टू फाइंड आउट द pH ऑफ द बफर सोल्यूशन। अब अगर तो हमारे पास एक ऑर्डिनरी सोल्यूशन है तो हमें पता है कि उसकी pH हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे होगा कि उसकी pH तो हम सिंपली, हमें पता है कि दैट इज़ -log ऑफ H पॉजिटिव आइंस। ये हमें पता है कि हम अगर कोई भी सिंपल सोल्यूशन है उसकी pH हम इस तरह से फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई बफर सोल्यूशन है तो उसकी हम pH किस तरह से फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें हेंडरसन-हाजलबेल्च इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है। तो इसकी सारी वर्किंग क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक, क्योंकि बफर सोल्यूशन में हम एक वीक एसिड या वीक बेस होती है हमारे पास, तो यहाँ पे हम एक वीक एसिड लेंगे और हम इसे कहते हैं कि फॉर से हम उसको इस तरह डोनेट करते हैं कि HA से हम एक वीक एसिड को डोनेट कर रहे हैं, और डिनोट कर रहे हैं हम वीक एसिड को, और इसके सॉल्ट को हम डिनोट कर रहे हैं बाय BA। अब हमें क्या पता है कि एसिड जो होगा अपने आप को आयनाइज करेगा, ठीक है। ये अपने आप को आयनाइज करेगा इनटू H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, ठीक है। ये उसने अपने आप को आयनाइज कर लिया। हमारे पास एक चीज़ होती है विच इज़ आयनाइजेशन कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है, जो साइंटिस्ट ने डिटर्मिन की हुई है, वो ये है। तो ये हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। दोबारा लिखती हूँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, इसको आयनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, ये दोनों नाम इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गई चीज़। अच्छा जी, अब हम एक इक्वेशन बना लेते हैं H पॉजिटिव आयंस की। तो ये जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई H पॉजिटिव की। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने -log ले लेना है दोनों साइड पे, यहाँ पे भी ले लिया, सॉरी,
और इस साइड पे भी ले लिया। अब हमें पता है कि माइनस लॉग एच पॉजिटिव, तो किसका फॉर्मूला है? पीएच का। और ये किसका फॉर्मूला है? पीके का। हम डिस्कस में ये पीके की जो है वो एक पूरा इसका एक डिस्कशन होगी, फिर समझ आएगी कि पीके क्या है। अभी सिर्फ इतनी बात ज़हन में रखें कि ये फॉर्मूला जो है वो पीके का है और ये फॉर्मूला जो है वो पीएच का है। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, दैट विल बी पीएच इज़ इक्वल टू पीके माइनस लॉग एच ए over a negative. Now the next step is basically कि हमें इस नेगेटिव लॉग को पॉजिटिव करना। तो वो हम कैसे करेंगे? अगर हम इनकी चेंज करेंगे प्लेसेस, तो ये नेगेटिव लॉग पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं, पे जगह नहीं है, तो हम कर लेते हैं पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ए हम ऊपर लेके और एच पॉजिटिव, एच ए नीचे आ गया और ये साइन भी पॉजिटिव हो गया। ये अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन है जो कि हम बफर सॉल्यूशन की पीएच को डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है? एसिड, जो हमने शुरू में सपोज किया था, और ये हमारे पास क्या है? बेस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड ओवर बेस, या फिर प्रोटॉन एक्सेप्टर, सॉरी प्रोटॉन डोनर ओवर एक्सेप्टर। आपको पता होना चाहिए कि एसिड प्रोटॉन डोनर क्यों है। एसिड प्रोटॉन डोनर इसलिए है क्योंकि ये एच पॉजिटिव आइंस गिव आउट करता है, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर इसलिए है क्योंकि ये OH नेगेटिव होता है और इसकी एफिनिटी होती है इसके साथ पेयर करने की या फिर बॉन्डिंग करने की। इसलिए इसका यही काम होता है कि अगर इसे कोई भी एच पॉजिटिव मिले तो ये उसको अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ और उससे बॉन्ड बना ले। तो इसलिए बेस जो होती हैं वो एक्सेप्टर होती हैं और एसिड जो होते हैं वो डोनर होते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेसिकली उन्होंने ये भी कहा है कि पीके से कुछ ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि पीके क्या है हमारे पास? पीके बेसिकली हमारे पास सराउंडिंग है, सराउंडिंग मीडियम को अभी समझने के लिए इतना आपने जहन में रखना है कि पीके हमारे पास सराउंडिंग मीडियम है। सराउंडिंग मीडियम के आयनाइजेशन के लिए जब आप एक एसिड को आयनाइजेशन करा रहे हो तो आप उन दोनों एसिड को सेम तरह का इन्वायरमेंट जो है वो दे रहे हो, ठीक है। आप उनको सेम तरह का इन्वायरमेंट दे रहे हो तो इसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ये कांस्टेंट रहता है तो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड करती हैं लॉग रेशो ऑफ एसिड एंड बेस। तो बफर सॉल्यूशन के लिए ये पूरी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। आज हमने बेसिकली पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स फिर पीएच मीटर क्या होती है, हेंडरसन हाजलबेल्च इक्वेशन क्या होती है। अगला एक ग्राफ है जो कि बहुत डिटेल्ड है और क्योंकि वीडियो का टाइम इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए मैं सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं एक ओवरव्यू दे दूँ चीज़ों का। तो फॉर सी ओवरव्यू हमने आज ये पढ़ा कि जो इंडिकेटर होते हैं वो या तो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे। इनके दो कलर्स होंगे, अनआयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर होगा, आयनाइज्ड फॉर्म में इसका डिफरेंट कलर होगा। और इसके बाद हमने ये पढ़ा कि या अगर तो हम वीक एसिड यूज़ कर रहे हैं
तो हमें पता है कि अगर अननोन सोल्यूशन जिसकी हमने नेचर मालूम करनी है वो एसिडिक होगा नेचर में, तो हमारे इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होगा। जब इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब वो एसिड है, अगर हो गया तो बेस है। तो इंडिकेटर्स के हमेशा दो कलर्स होते हैं, अनआयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर होता है, आयनाइज्ड फॉर्म में डिफरेंट कलर होता है, और इस तरह हमें पता चलता है। इसी तरह पीएच मीटर का यही होता है, अंदर HCl होता है, बाहर कोई अननोन सोल्यूशन होगा। अगर तो अननोन सोल्यूशन एसिडिक होगा नेचर में तो यहाँ पे वोल्टेज जनरेट नहीं होगी, क्योंकि एसिड एसिड कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर अननोन सोल्यूशन बेसिक होगा नेचर में तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और यहाँ पे एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ये कलरलेस सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, कलरफुल सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है, और ये कलरलेस सोल्यूशन के लिए यूज़ होता है। आप इसको कलरफुल कलरलेस दोनों सोल्यूशन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इजी मेथड फॉर कलरफुल सोल्यूशंस इज दिस। तो कलर्ड सोल्यूशन में आप ये यूज़ करोगे और कलरलेस सोल्यूशन में आप ये यूज़ करोगे। हेंडरसन हाजलबेल्च इक्वेशन पढ़ी। हेंडरसन हाजलबेल्च इक्वेशन को हम बफर सोल्यूशन की पीएच को पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं। आम सोल्यूशन की पीएच हमें पहले ही पता है कि -log H पॉजिटिव लगाकर हम पता कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सोल्यूशन बफर सोल्यूशन है तो उसकी फिर जो हम पीएच अगर मालूम करनी है तो वो इस इक्वेशन से करेंगे। ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनती है यहाँ पे, ये वाली। इस इक्वेशन से हम उसको पता करेंगे। अगले में हम ये ग्राफ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत डिटेल्ड है और इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अल्लाह हाफ़िज़।